हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ बिलियन वाइज। आप सभी को पता है हमारे वन के बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब किया हो और लाइक किया हो वीडियो को, ठीक है। सो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे कोई बात होती, क्वेरी वगैरह, वहाँ पे बात करते हैं हम लोग, वहाँ पे जुड़ जाना हमारे साथ। इसके अलावा ये कि आपको आई थिंक 13-14 लेसन अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उसको एकदम लाइन टू लाइन नहीं बल्कि पूरा ही अलग समझाया है, बिल्कुल जैसे कि आपको रीडिंग के लिए छोड़ दिया था और बाकी मैंने समझाया था, जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे ही 16, 17, 18, 19 लेसन ऐसे होने वाले हैं, ठीक है। सो जो कि यूनिट का नाम क्या है हमारा, लेसन 16, ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड द इन्वायरमेंट। पहले इसका मतलब जानते हैं, इस जो ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड द इन्वायरमेंट का मतलब जानते हैं। ह्यूमन कम्युनिटीज़ क्या हैं? ह्यूमन कम्युनिटीज़ मतलब लोगों के ग्रुप, जैसे गांव, विलेजेस, शहर, ट्राइबल्स ट्राइबल्स आदिवासी कम्युनिटीज़ होती हैं ना, और फार्मर्स, फिशरमैन, फॉरेस्ट ड्वेलर्स एट्सेट्रा, ये सारे कुछ होते हैं जो भी ये कम्युनिटीज़ में आ जाते हैं ना। और ये सब लोग एक पर्टिकुलर जगह में मिल के रहते हैं और इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ऐसा तो इंसान कोई नहीं जो कि इन्वायरमेंट में डिपेंड ना हो। ऐसा कौन सा इंसान है? आप कहोगे मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। क्यों नहीं हो? सांस नहीं लेते, पानी नहीं पीते, हाँ? इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है? नेचर, प्रकृति, समझ रहे हो? जैसे पेड़ पौधे, रिवर्स, एयर, सॉइल, एनिमल्स एट्सेट्रा, ठीक है ना। वो सब कुछ जो हमें नेचुरल वे में मिलता है और जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली क्या दिखाया जा रहा है, ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द इन्वायरमेंट, तो इनके बीच में एक रिलेशन दिखाया जा रहा है। रिलेशन क्या है? रिलेशन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कम्युनिटीज एंड इन्वायरमेंट। ह्यूमन और इन्वायरमेंट का कनेक्शन बहुत क्लोज होता है भैया, सबको पता है ना। उसको हम समझते हैं जैसे कि फार्मर डिपेंड्स ऑन लैंड, पानी और वेदर फॉर क्रॉप्स, है ना। इसके अलावा फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी जो आदिवासी हुआ करते हैं, डिपेंड ऑन जंगल के रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे वुड, फ्रूट, मेडिसिनल प्लांट्स, राइट। फिशरमैन डिपेंड ऑन रिवर्स, लेक्स और समुंदर। और जो अर्बन कम्युनिटीज़ होती हैं लाइक सिटीज़ वाले लोग, यूज़ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एयर, सब इन्वायरमेंट से मिलता है। ऐसा तो कुछ नहीं है जो इन्वायरमेंट से ना मिलता हो। आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता भाई? वाटर के आपके कुछ नहीं, वहाँ पे 4% डार्क नहीं जाना, मतलब कि वाटर कहाँ से आ रहा है? एनीवेज, अगर इन्वायरमेंट क्लीन और हेल्दी है तो लोग भी हेल्दी रहेंगे। अगर इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो गया तो लोगों की लाइफ खतरे में पड़ जाती है। डिजीज़, फ्लड, सूखा पड़ना, ड्रॉट, यानी ये सारा हो जाएगा। प्रॉब्लम कब होती है, मतलब इन्वायरमेंट के साथ, या फिर सब प्रॉब्लम क्यों होती है? जब लोग जंगल काट देते हैं, ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं फैक्ट्रीज, व्हीकल्स के थ्रू, नदियों में वेस्ट गिरा देते हैं, ज़मीन का गलत यूज़ करते हैं, ओवर कंस्ट्रक्शन, माइनिंग वगैरह करके, है ना, तब इन्वायरमेंट बिगड़ने लगता है। और उसका नुकसान सब कम्युनिटीज़ को होता है। ऐसा नहीं सिर्फ एक कम्युनिटी को, हर एक इंसान को होगा। अगर हम इसको समरी में इसको बताएं, इसका मतलब, इस चैप्टर का, ये जो लेसन का मतलब अभी पढ़ेंगे ये भी, लेकिन समरी बताएं इसका क्या, अभी तक हमने क्या पढ़ा। सो ह्यूमन कम्युनिटीज और इन्वायरमेंट एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो ह्यूमन लाइफ भी सेफ और हेल्दी रहेगी। इसलिए हमें नेचर के साथ बैलेंस बनाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं बिना बैलेंस के चल रहा है, मतलब कुछ भी, ठीक है। अब क्या है हमारा, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस लेसन में? इंट्रोडक्शन, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, impact of human population growth on environment, human health and welfare, steps for population control, carbon footprint, resettlement and rehabilitation of developmental project affected person and communities, CNG, सब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में तो उसमें कुछ बताते हैं, कुछ ज़्यादा काम की चीज़ बताते नहीं है, ठीक है। ह्यूमन प्रोडक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ द जेनेसिस ऑफ द मोस्ट इन्वायरमेंटल इश्यूज। जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वही सबसे बड़ा मेन मुद्दा है, मेन रीज़न है जिससे कि मोस्ट
ऑफ द इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो कि आज हम फेस कर रहे हैं। अब जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, खाना ज़्यादा चाहिए, तो और रहने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए सीधी सी बात है इन्वायरमेंट को हम हार्म करेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट पे, ठीक है। अब क्या क्या है सब कुछ अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जो है वो उसको हम पढ़ते हैं, पहले इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझा देता हूँ। पहला फैक्टर क्या है, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। पहले इसको रीड करते हैं उसके बाद फिर मैं समझाता हूँ। डिक्रीज इन द डेथ रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। ये 4 पॉइंट से आपको याद हो गए, चलो ये मैं आपको समझा देता हूँ क्या है ये। अब फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ क्या क्या है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, पहली तो होता है हमारा इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर, यानी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। समझ रहे हैं ना, एकदम हिंदी में बता रहा हूँ, आज तो नहीं समझ में आ रहा है ये मत बोलना भैया आप हिंदी में नहीं कराते हैं, हिंदी में बोल रहा हूँ सारी चीज़ें। अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, हिंदी थोड़ी गलत हो तो समझ जाना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। आज के टाइम में हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, मेडिसिन और वैक्सीनेशन या वैक्सीन ईजिली अवेलेबल हैं। जैसे कोरोना को देख लो भाई, कोरोना की जो वैक्सीन थी 1-2 साल में बन के रेडी हो गई थी, है ना। इससे मतलब कि एक्चुअली जो हमारे जितने भी वैक्सीनेशन और डॉक्टर्स, हॉस्पिटल वगैरह, मेडिसिन वगैरह सब अवेलेबल हैं आज के टाइम पे, इससे लोग ज़्यादा बीमारियों से बचते हैं और डेथ रेट कम हो गया है। इस वजह से ज़्यादा लोग सर्वाइव करते हैं और पॉपुलेशन बढ़ती है, समझ रहे हो। डिक्रीज इन डेथ रेट, मृत्यु दर में कमी, ठीक। पहले लोग डिजीजेस, लैक ऑफ फूड और नेचुरल डिजास्टर से जल्दी मर जाते थे। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस की वजह से डेथ रेट कम हो गया है, ज़्यादा लोग जीवित रहते हैं, जिससे कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। हाई बर्थ रेट, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कुछ एरियाज़ में अभी भी लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इसका रीज़न हो सकता है इलिटरेसी, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग या फिर कल्चरल बिलीफ्स। ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा पॉपुलेशन, ठीक है, ये रीजंस हैं, मैं बता रहा हूँ आपको रीजंस। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। इसके अलावा लैक ऑफ एजुकेशन, जब लोग एजुकेटेड नहीं होते तो उन्हें फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में नॉलेज नहीं होती है। इलिटरेसी का डायरेक्ट इफेक्ट होता है ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर आप गाँव में जाओगे तो अगर आप कहोगे ना बच्चा पैदा करो तो खुश होते हैं बहुत ज़्यादा, और बच्चा पैदा करो, 12 करो, 14 करो, भाई इतना खुश होता है, न जाने किस मुकाम पे पहुंच गए हो। कभी जाना, कभी बात करना गांव वाले लोगों से। अर्ली मैरिजेस, कम उम्र में शादी, समझ रहे हो। कई जगहों पर लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, इससे उनका रिप्रोडक्टिव एज लंबा हो जाता है, ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, पॉपुलेशन बढ़ाता है ये चीज़। सोशल एंड कल्चरल बिलीव्स, देखो इसके अलावा और भी मैं रीजंस बता रहा हूँ, ठीक है, यूँ मत कहना ये भैया तो और एक्स्ट्रा बताने लग गए। सोशल एंड कल्चरल बिलीव्स, कुछ कम्युनिटीज़ में ज़्यादा बच्चे होना सामाजिक रूप से अच्छा माना जाता है। बेटी ना हो तो बार बार बच्चा पैदा करना पड़ता है, मतलब कि होता है ना, बच्चा चाहिए होता है, लड़का चाहिए होता है बेसिकली, नॉट बेटी, और लड़का चाहिए होता है लड़का। तो जब तक लड़का पैदा नहीं होता, लड़की लड़की पैदा हो रही है, लड़की लड़की पैदा हो रही है, तो जब तक करते रहेंगे जब तक लड़का नहीं आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर 5 बार उन्होंने लड़कियां पैदा करी हैं तो छठी बार भी करेंगे किसके होप में कि लड़का हो जाए। फिर भी छठा भी लड़की हो गई, 7वां भी लड़की हो गई, 8वां लड़का हो गया, फिर सोचेंगे तो लड़के की बारी आ गई और 9वां भी लड़का हो गया, अब फिर लाइन लगा देंगे। समझ रहे हो, जितने बच्चे लड़की करती हैं उतने लड़के करेंगे, उसका कंपटीशन करवाएंगे, जैसे युद्ध करवाएंगे वर्सेस, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए वैसे, इससे भी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। पॉवर्टी, गरीबी, गरीब परिवार सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे का मतलब ज़्यादा कमाने वाले हाथ, ठीक है, ज़्यादा कमाने वाले हाथ, इसलिए वो फैमिली प्लानिंग नहीं करते। ज़्यादा चिल्ड्रंस यानी ज़्यादा बच्चे निकालते चले जाते हैं एकदम, जैसे एक नया वो निकाल रहे हो पॉलिसी, ज़्यादा चिल्ड्रन इसका मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन। अब हम इसके बारे में और समझें थोड़ा सा डिटेल में, फिर एक्सप्लेनेशन ख़त्म करते हैं इसको। तो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ का मेन रीज़न है बेहतर हेल्थ केयर,
कम डेथ रेट, ज़्यादा बर्थ रेट, एजुकेशन और अवेयरनेस की कमी। ठीक है, अगर हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है तो हमें एजुकेशन, हेल्थ केयर और फैमिली प्लानिंग पर फोकस करना होगा। ठीक है, अब क्या था हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन इन्वायरमेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द मेजर इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। डिफॉरेस्टेशन, अब बच्चे मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या होगा, रहने के लिए जगह कम पड़ेगी तो वहाँ पे जंगल काटे जाएंगे, खाना कम पड़ेगा तो जंगल काटे जाएंगे, वहाँ पे फील्ड बना देंगे, मतलब फार्म बना देंगे। बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, जंगल काटेंगे तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। अब जंगल काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं, अर्बनाइजेशन करने के लिए, अर्बनाइजेशन होगा। अर्बनाइजेशन होगा तो पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन होगा तो इंडस्ट्री, अर्बनाइजेशन होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो पॉल्यूशन होगा। समझ रहे हैं आप लोग, हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि भाई ये अलग चीज़ है, फिर ये बहुत हमने पहली बार चीज़ सुन ली, क्या बोल रहे हैं भैया आप लोग। लैंड डिग्रेड होगा, ठीक है, जनरेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट जनरेट होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो वेस्ट जनरेट होगा। लॉस ऑफ फ्रेश वाटर, जो इंडस्ट्री से जो गंदा पानी निकला है वो कहाँ पे जाएगा, वाटर में जाएगा सीधे, गर्म पानी या फिर ठंडा पानी, गंदा पानी निकलता है सारा उसमें जाता है। क्लाइमेट चेंज होगा, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्टिविटी, ये सारा होगा। लेकिन इसको हम समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, जिसको कि आपको ध्यान से समझना पड़ेगा जो मैं बोलता हूँ। ठीक है, अब इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन इन्वायरमेंट, पर्यावरण पर असर क्या होगा, पहले हम ये बात करते हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ कटना, ज़्यादा लोग ज़्यादा घर, ठीक है, जंगल काटना पड़ता है, वाइल्ड लाइफ का लॉस होगा। पॉल्यूशन होगा, मैनी पीपल, ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा व्हीकल्स होंगे, ज़्यादा फैक्ट्रीज होंगी, ज़्यादा गार्बेज होगा, जिससे कि एयर वाटर लैंड पॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसके अलावा रिसोर्स ओवर यूज़ होगा, ज़्यादा लोग नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी, बिजली, फूड का ओवर यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज होगा, पॉल्यूशन से ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है और क्लाइमेट बिगड़ता है। ठीक है, अब इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन द ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य पर असर क्या होता है। पुअर एयर एंड वाटर क्वालिटी, पॉल्यूशन की वजह से लोग अस्थमा, कैंसर, स्किन डिसीजेज, डायरिया जैसे डिसीजेज से सफ़र करते हैं। ठीक है, स्प्रेड ऑफ डिजीजेज स्प्रेड होती हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़, ओवर क्राउडिंग से डिसीजेज जल्दी स्प्रेड होते हैं, ज़्यादा जल्दी फैलती हैं, जैसे कि टीबी, फ्लू, कोविड जैसे, है ना। कोविड में क्या होता था, अगर आप एक दूसरे से मिल लिए तो कोविड हो जाता था, है ना। इसके अलावा देखें तो हम माल न्यूट्रिशन, ज़्यादा लोग होंगे, फूड लिमिटेड होगा, सबको सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता, बच्चों में वीकनेस आती है, स्टंटिंग होता है उनके साथ। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, भीड़, ट्रैफिक, अनएम्प्लॉयमेंट, भाई जॉब लिमिटेड है लेकिन इंसान लिमिटेड है, सबको चाहिए जॉब। लोग मेंटली स्ट्रेस और चिंता करते हैं अपने आप को लेके कि क्या होगा क्या होगा। अब इम्पैक्ट क्या होता है ह्यूमन वेलफेयर पे, मानव कल्याण पर असर क्या होता है इस पॉपुलेशन ग्रोथ का। अनएम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा लोगों के लिए काम मिलना मुश्किल हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ती है। ठीक है, पॉवर्टी, कम इनकम प्लस ज़्यादा लोग, हर मेंबर की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती, गरीबी बढ़ती है इससे। ठीक है, पुअर लिविंग कंडीशंस, स्लम, गंदी जगह, कंजेस्टेड हाउसेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। समझ रहे हैं आप लोग, इसको तो इमेजिन ही कर पा रहे होगे, मतलब छोटे छोटे घर जिसमें कि स्मेल आ रही गंदी सी। एनीवेज, लैक ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, पोल्यूशन बढ़ने से गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ पर प्रेशर पड़ता है, सबको क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ सर्विस नहीं मिल पाती। ठीक है, मतलब कि ये कि लैक ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर का ये मतलब बताना चाहता, पॉपुलेशन नॉट पॉल्यूशन, इट्स पॉपुलेशन बढ़ने से गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ पर प्रेशर पड़ता है, सबको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, हेल्थ केयर सर्विस चाहिए, लेकिन कितने लोगों को दे पाएंगे हम। ठीक है, तो वो हर एक को नहीं मिल पाती। ह्यूमन हेल्थ ग्रोथ या फिर ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पर, पॉल्यूशन, जंगल कटना, हेल्थ पर पड़ता है, डिसीजेज, माल न्यूट्रिशन, वेलफेयर पर पड़ता है, पॉवर्टी, लैक ऑफ जॉब्स, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है फॉर बेटर फ्यूचर। अब हम पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सो दे आर सम स्टेप्स टू कंट्रोल population, steps for population control, awareness and education,
अवेयरनेस एंड एजुकेशन, जागरूकता और शिक्षा। लोगों को बताना ज़रूरी है कि ज़्यादा पॉपुलेशन से प्रॉब्लम होती है। फैमिली प्लानिंग, बर्थ कंट्रोल मेथड और हेल्थ एजुकेशन के बारे में सीखना चाहिए। एजुकेशन, लोग ज़्यादा समझदार डिसीजन लेते हैं। एजुकेटेड लोग होते हैं जो एजुकेशन लेकर कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो उनके पास ज़्यादा अकल होती है। ठीक है। फैमिली प्लानिंग सर्विस, परिवार नियोजन सुविधाएं होती हैं जो गवर्नमेंट और एनजीओ को फ्री और इजी एक्सेस देना चाहिए। तो मतलब कि जो गवर्नमेंट और एनजीओ होती हैं उनको फ्री और इजी एक्सेस देना चाहिए। टू, किस लिए देना चाहिए? कॉन्ट्रासेप्टिव्स जैसे कि कॉन्डोम्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स, ऐसी चीज़ें देकर। ठीक है। मेडिकल एडवाइस देकर। नसबंदी, ऐसा तो नहीं हो सकता, नसबंदी कैसे करेंगे? हर एरिया में हेल्थ सेंटर होने चाहिए जो लोगों की हेल्प करें। वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को सशक्त बनाना। जब वुमेन एजुकेटेड और इंडिपेंडेंट होती हैं तो वो अपने फ्यूचर और फैमिली साइज को डिसीजन खुद ले सकती हैं। ठीक है। उनकी शादी की उम्र बढ़ जाती है और वो अपने हेल्थ और करियर को प्रायोरिटी देती हैं। महिलाओं की एजुकेशन इज इक्वल्स टू क्या होगा? कम बर्थ रेट। लीगल एज ऑफ मैरिज, शादी की कानूनी उम्र का पालन, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था ये वाला मिनिमम एज ऑफ मैरिज। गर्ल्स की क्या है? 18 ईयर्स है, बॉयज़ की 21 ईयर्स है। अर्ली मैरिज से पॉपुलेशन फास्ट ग्रो करती है। ठीक है। स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए टू मॉनिटर करने के लिए अर्ली मैरिज, जिससे कि रोकी जा सके। इंसेंटिव्स और स्कीम्स, पुरस्कार या योजनाएं, इंसेंटिव्स दे रहा है यहाँ पर। गवर्नमेंट उन फैमिलीज़ को रिवार्ड दे सकती है जो एक या दो बच्चे रखते हैं। दे सकती है लेकिन देती नहीं है। ठीक है। अगर ऐसे दे तो अच्छी बात है। जैसे फ्री एजुकेशन, राशन, मेडिकल हेल्प एट्सेट्रा। स्मॉल फैमिली हेल्दी फैमिली, और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट भी करेगी। बेटर हेल्थ केयर, ठीक है, बेटर हेल्थ केयर भी है एक। बेटर हेल्थ केयर यानी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं। जब लोगों को हेल्थ और सर्वाइवल का भरोसा होता है तो वो ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करते। समझ रहे हैं आप लोग? अभी मुझे समझाने की बात नहीं है, आई होप समझ रहे होगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी कम होने पर लोग स्मॉल फैमिली प्रेफर करते हैं। यूज़ ऑफ मीडिया, टीवी, रेडियो एंड सोशल मीडिया, एड्स, कैंपेन, शोज़ के थ्रू लोगों तक फैमिली प्लानिंग का मैसेज पहुंचाना चाहिए। सिंपल स्लोगन का यूज़ करना चाहिए। छोटे परिवार सुखी परिवार, दो बच्चे ही अच्छे। एक आता है ना, देखोगे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी लिखा आता है, हम दो हमारे दो। आता नहीं आता है? तो ये भी उसी का ही पार्ट है ना। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ज़रूरी है एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, वुमेन एम्पावरमेंट, अर्ली मैरिज का कंट्रोल, पब्लिक अवेयरनेस। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तभी इन्वायरमेंट, हेल्थ और इकोनॉमी बैलेंस में रहेगी। ठीक है। इन्वायरमेंट, हेल्थ और इकोनॉमी बैलेंस में रहेगी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्या? कार्बन फुटप्रिंट। व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट? सो कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है हमारी डेली एक्टिविटीज से कितना कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 या ग्रीन हाउस गैसेस इन्वायरमेंट में छूटती है। ठीक है। अब मैं आपको बहुत अच्छे लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हो भी हो गया आई होप। ये मेजर्स करता है कि आपका लाइफस्टाइल कितना इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, आप कितनी एनर्जी, फ्यूल और रिसोर्सेज यूज़ करते हो। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज़ डेट इंक्रीज कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट वाला ये चला देते हैं। कार चलाना फ्यूल यूज़ करता है, सीधी सी बात है, फ्यूल यूज़ करता है कार, व्हीकल। प्लेन से ट्रैवल करना, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ अगर कोल से बनती है। प्लास्टिक और पैकेज प्रोडक्ट यूज़ करना, ज़्यादा मीट खाना। चलो अच्छा, हम नहीं खाते, स्पेशली बीफ। बीफ क्या होता है मेरे को कमेंट में बताना क्या होता है। लॉन्ग शावर, अप्लाइंसेज ओवर यूज़ करना, यानी होता है ना शावर से नहाते आराम से जैसे कि बारिश में नहा रहे हो। ये सब एक्टिविटीज़ से CO2 एटमॉस्फेयर में बढ़ता है, क्लाइमेट चेंज होता है। हाउ टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, अब कैसे कम कर सकते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिल का यूज़ करो,
एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस लगाओ, सोलर एनर्जी या ग्रीन एनर्जी का यूज़ करो, प्लांट बेस्ड फूड खाओ, कम मीट खाओ, ठीक है। रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल, 3 Rs। पेड़ लगाओ, ट्रीज CO2 ऑब्जॉर्ब करते हैं, पता होगा नहीं पता होगा, नहीं पता ये। कार्बन फुटप्रिंट वो अमाउंट है CO2 का जो हम अपनी लाइफ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं, ठीक है। अब कैसे छोड़ते हैं कैसे नहीं छोड़ते आपको सभी को पता है। अब आता है हमारा रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन एंड कम्युनिटीज़। इसका मतलब क्या है? इतना बड़ा जो आपने बक दिया सर, भैया आपने ये बक दिया, सीनियर आपने बक दिया, ये क्या है? ये आखिर है क्या ये? रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाता है, जैसे डैम, हाईवे, फैक्ट्री, पावर प्लांट, एयरपोर्ट, तो कई बार लोगों के घर, ज़मीन या विलेज उस जगह पर होती है, ठीक है। उन लोगों को उस जगह से हटाकर किसी और जगह शिफ्ट करना पड़ता है, समझ रहे हो? अब ये है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अफेक्टेड, जो अफेक्ट हो रहे हैं वो लोग और वो कम्युनिटीज़, उनके लिए रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन, ठीक है। अब 2 मेन पार्ट्स होते हैं रिसेटलमेंट यानी पुनःवास। रिसेटलमेंट मतलब हो गया था पुनःवास, और रिहेबिलिटेशन यानी होता है पुनः स्थापना, ठीक है। अब रिसेटलमेंट का देखें हम तो रिसेटलमेंट का देखें RNR। रिसेटलमेंट अफेक्टेड लोगों को नई जगह पर घर, ज़मीन और बेसिक फैसिलिटीज़ देना, जैसे कि लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, स्कूल, हॉस्पिटल। और रिहेबिलिटेशन पुनः स्थापना, उनकी लाइफ को वापस नॉर्मल बनाना, जैसे रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट देना, उनको स्किल ट्रेनिंग देना, इमोशनल सपोर्ट देना, ठीक है, साथ ही साथ फाइनेंशियल हेल्प करना। अब ये ज़रूरी क्यों है? ताकि अफेक्टेड लोगों की लाइफ डिस्टर्ब ना हो, है ना। एक सेकेंड। ताकि उनकी ज़िंदगी पहले जैसा या उससे बेहतर हो, ठीक है। ताकि उनका ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट रहे, ताकि डेवलपमेंट सबके लिए फेयर हो, या ना सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने इसलिए 1 सेकंड के लिए रुका था क्योंकि यहाँ पे 2-3 फुल फॉर्म्स आई जो कि आपको यहाँ पे कर लेनी चाहिए, जो कि है पहली RNR, जिसका मतलब है रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, R&R। इसके अलावा आया है हमारा क्या, EIANEMP। व्हाट डज दिस मीन? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान रिपोर्ट, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कहाँ पे ये, कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और कहीं भी ऊपर कहीं भी रह जाती है तो मेक श्योर कि आप मेरे को कमेंट में टाइम स्टैम्प करके और मेरे को बता दिया करें, भैया ये रह गया आपका, ये करो, है ना, क्योंकि ज़रूरी होता है ये। इसके अलावा देखें प्रॉब्लम फेस बाय अफेक्टेड पीपल। इसके अलावा आती है हमारी एक और NRRP। NRRP यानी NRRP, नेशनल रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट पॉलिसी 2007 में आई थी, जो कि है ना भाई। एक चीज़ और इसमें पता है, EVS में सबसे दिमाग इसमें ख़राब होता है, मुझे ऐसा लगता है इतना कि कोर सब्जेक्ट में दिमाग नहीं ख़राब किया है जितना कि ये कर रहा है ना। अब मुझे पता है लोग सब्सक्राइब कर देंगे और कहेंगे भाई ये तो हमसे मिल रहा है बहुत ज़्यादा। प्रॉब्लम फेस बाय अफेक्टेड पीपल, घर और ज़मीन छोड़नी पड़ती है, आइडेंटिटी या कल्चर खो जाता है उनका, है ना। नई जगह पर एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है उन लोगों को, बेचारों को। गवर्नमेंट से कॉम्पेंशन या हेल्प टाइम पर नहीं मिलती। गवर्नमेंट्स के कुछ रोल होते हैं फेयर कंपनसेशन देना, लेकिन देना बुक्स में अच्छा लगता है, लेकिन नहीं देते, आई डोंट नो। सेफ और प्रॉपर रिसेटलमेंट करना, स्किल ट्रेनिंग और जॉब प्रोवाइड कराना, इमोशनल और लीगल सपोर्ट देना। इंडिया में लॉज हैं जैसे द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशंस, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013। इसको हम एक तरफ से समझा इजी लैंग्वेज में, जब डेवलपमेंट के कारण लोगों को उनकी जगह से हटाना पड़ता है तो उनकी नई लाइफ को सेट करने का प्रोसेस रिसेटलमेंट या फिर रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा CNG यानी
compressed natural gas vehicles initiative in Delhi. CNG का फुल फॉर्म हमने जान लिया क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्लीन फ्यूल है जो पेट्रोल और डीजल से ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। सीएनजी से पोल्यूशन कम होता है, ये जल्दी बर्न हो जाती है और हार्मफुल गैसेस कम निकलती हैं इससे, सीएनजी से, राइट। वाई सीएनजी व्हीकल्स इन दिल्ली? 1990s में दिल्ली का एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 1990s में, है ना। अब इससे क्या हुआ, बसेस, ऑटोज, ट्रक सब डीजल यूज़ करते थे। इससे स्मोक और पॉइजनस गैसेस इन्वायरमेंट में छूट रही थी। लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, अस्थमा और हेल्थ इश्यूज हो रहे थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 2001 के आसपास कि दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जैसे बसेस, ऑटोज डीजल छोड़कर अब सिर्फ सीएनजी यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बेनिफिट्स ऑफ द सीएनजी इनिशिएटिव्स, पॉल्यूशन में बहुत कमी आई, पॉल्यूशन कम हो गया, मतलब पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव हुई, डीटीसी बसेस और ऑटोज क्लीनर फ्यूल पर शिफ्ट हुए, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीटीसी, मेरे को बताओ, ये तो आपने सुना ही होगा, ये मेरे को बताओ फटाफट से, डीटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। इन्वायरमेंट ज़्यादा सेफ बना, सीएनजी डीजल से सस्ती भी पड़ती है, समझो लॉन्ग टर्म में। इसके कुछ चैलेंजेस भी थे, चैलेंजेस क्या क्या थे। स्टार्टिंग में लोगों को सीएनजी स्टेशन कम मिलते थे, व्हीकल्स को सीएनजी में कन्वर्ट करना कॉस्टली था, बट ग्रेजुअली सिस्टम इम्प्रूव हो गया। अब आज के टाइम पे देखें, दिल्ली में ऑलमोस्ट ऑटोज़, टैक्सीज़, मोस्ट टैक्सीज़, ऑटोज़ और बसेस सीएनजी यूज़ करते हैं। ये इनिशिएटिव दुनिया भर में एक एग्जांपल बना, हाउ अ पॉल्यूटेड सिटी कैन रिड्यूस पॉल्यूशन बाय शिफ्टिंग टू अ क्लीनर फ्यूल, ठीक है। इसके अलावा समझें थोड़ा बहुत इसके एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी, तो वही मदद करता है किसमें, पॉल्यूशन को कम करने में। ये सारी चीज़ें हम वैसे जान तो चुके हैं, फिर भी इसके अलावा हम देखें, दिल्ली ने एयर पोल्यूशन कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी फ्यूल पर शिफ्ट किया, जिससे पोल्यूशन घटा और हेल्थ और इन्वायरमेंट दोनों बेटर हुए। इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो गया ये हमारा जो लेसन था, लेसन 16। अब हम बढ़ते हैं लेसन नंबर 17 पे, जो कि हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। 1 के होने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।